हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्थिर दाब पर किसी पदार्थ की एंट्रोपी में ताप के साथ परिवर्तन को जो इक्वेशन के द्वारा दिखाया जाता है वो है ds = Cp/T/dt। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने इसके बारे में बात की थी। अब माना कि एक ठोस को 0 केल्विन से T केल्विन तक स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है, तब ताप T ठोस के गलनांक से कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ठोस है जिसको 0 केल्विन से T केल्विन पे गर्म किया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे। यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो इस प्रक्रम में होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए जो हमने ये इक्वेशन ली है को ताप की कौन कौन सी सीमा के बीच में हम समाकलित करेंगे, 0 केल्विन से T केल्विन के बीच में हम इसको समाकलित करते हैं। तो डेल एस एंट्रोपी परिवर्तन, एस टी यानी T टेम्परेचर पे एंट्रोपी और S0 यानी 0 केल्विन पे जो एंट्रोपी होगी, और उसको हम समाकलित करते हैं 0 केल्विन से T टेम्परेचर के बीच में। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है एस टी = अब यहाँ हम देखें बात करें तो इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। यहाँ एस टी माइनस S0 क्या बता रहा है, एंट्रोपी में परिवर्तन को दिखा रहा है। तो अब अगर मैं एस टी को यहीं रखूँ और S0 को उधर ले जाता हूँ तो अपने पास जो नई इक्वेशन बनती है वो बनती है एस टी = S0 + Cp/T/dt, जिसको अपन 0 केल्विन से T केल्विन के बीच में समाकलित कर रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ जो S0 है या S0 है, एंट्रोपी का शून्य परम ताप पर मान है, जो कि एक काल्पनिक राशि है। जैसे कि हमें पता है Cp/T का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अतः उच्च ताप पर एंट्रोपी का मान S0 मान से अधिक ही होगा। यह ध्यान रखने वाली बात है। जो S0 है वो क्या है, एंट्रोपी का शून्य परमताप पर मान है, जो कि एक हम क्या मानते हैं, एक काल्पनिक राशि है। लेकिन जो Cp/T का मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अतः उच्च ताप पर हमेशा Cp/T का मान S0 के मान से अधिक ही होगा। तो एम प्लांक ने 1913 में बताया कि शुद्ध पूर्णतः क्रिस्टल ठोसों के S0 का मान शून्य होता है। देखिए यहीं से अपना तृतीय जो नियम है ऊष्मागतिकी का वो स्टार्ट हो रहा है कि शुद्ध पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोसों के S0 का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये प्रेक्षण ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहलाता है। इसके अनुसार क्या बताया इन्होंने, शुद्ध एवं पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोसों के एंट्रोपी का मान शून्य परम ताप पर शून्य होता है। मतलब जो शुद्ध क्रिस्टल हो गया उसका जो 0 केल्विन या परम शून्य ताप पर उसकी एंट्रोपी का मान क्या हो रहा है, शून्य होता है। और यही ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। अब इस गणितीय रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए एस की लिमिट क्या हो गई, जो टेम्परेचर की लिमिट हो गई वो 0 हो गई, मतलब 0 केल्विन पर, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और ये 0 वैल्यू किसके लिए होगी, जो शुद्ध पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थ है उसके लिए। अर्थात T = 0, उस पर S0 = 0, मतलब 0 केल्विन पे उसकी एंट्रोपी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो समीकरण जो अपने अभी देखा उसमें ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम लगाने पर S0 तो क्या हो जाएगा, S0 क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी Cp/T/dt, जिसका 0 केल्विन और T केल्विन के बीच में समाकलित कर रहे थे। और फाइनल इक्वेशन आ जाएगी अपने पास Cp/d/dt। ये अपनी फाइनल इक्वेशन आ जाती है। एस टी जो ठोस की परम निरपेक्ष एंट्रोपी कहलाती है, जो हमेशा धनात्मक होती है। या एस टी क्या है, या एस टी T केल्विन पर, मतलब कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर रहा होगा, उस T केल्विन टेम्परेचर पर जो ठोस है या पदार्थ है उसकी क्या है, एंट्रोपी है। यहाँ एस टी तृतीय नियम एंट्रोपी कहलाती है। तृतीय नियम प्रथम एवं द्वितीय नियम के समान किसी नई अवधारणा को जन्म नहीं देता, बल्कि यह एंट्रोपी के मान की सीमा निर्धारित करता है। देखिए एंट्रोपी के मान की सीमा निर्धारित कैसे करता है, ये बताता है कि कोई भी जो पदार्थ है पूर्णतया शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ है, 0 केल्विन पे उसकी एंट्रोपी का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। अब हम बात करने वाले हैं नन्स का ऊष्मा सिद्धांत। देखिए नन्स के ऊष्मा सिद्धांत से पहले हम बात करें उससे पहले हम देखते हैं कि जूल थॉमसन ने डेनियन सेल के लिए क्या बोला था कि ΔG एवं ΔH के मान डेनियन सेल के लिए समान होते हैं। ΔG एवं ΔH
दोनों पदों का मान डेनियन सेल के लिए क्या होता है, समान होता है। और इसी प्रकार बर्थलोट के अनुसार जब अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है तो तंत्र की मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। ऑब्वियसली किसी भी अगर उससे ऊष्मा निकलेगी तो उसकी मुक्त ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी कि तंत्र की। तथा इन्होंने डेल जी एवं डेल एच में मात्रात्मक संबंध भी बताया जो साधारण ताप पर संगणित तंत्र के लिए सही है। इन्होंने क्या बताया था, डेल जी एवं डेल एच में एक क्वांटिटी रिलेशन बताया था जो कि साधारण ताप पर जो कंडेंस सिस्टम होता है उसके लिए बिल्कुल सही पाया गया था वो। तो अब बात करते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने स्थिर दाब पर डेल जी व डेल एच में मात्रा संबंध विस्तृत किया जो इस प्रकार है। तो ये इक्वेशन अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहलाती है जो कि है डेल जी माइनस डेल एच इज इक्वल टू टी डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। ये इक्वेशन जो अपने फंडामेंटल इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स की ऊष्मागतिकी उससे से भी आसानी से निकाली जा सकती है। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो उससे अपने को इक्वेशन मिलती है डेल जी इक्वल टू डेल एच प्लस टी डेल्टा जी अपॉन डी टी एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। आगे बात करें हम तो देखिए हमने इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले 1902 में रिसर्च ने विभिन्न तापों पर सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने पर पाया कि निश्चित दाब पर डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जो कि अपने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के राइट हैंड पे एक पद है, उस पद की बात कर रहे हैं अपन, इस पद के लिए का मान ताप घटने के साथ धीरे धीरे घटता जाता है। मतलब जैसे जैसे हम ताप में कमी करेंगे वैसे वैसे ये जो पद है उस पद का मान घटता जाएगा। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे ताप घटता जाता है वैसे ही डेल जी का मान डेल एच के मान के सन्निकट होता जाता है, अंततः परम शून्य ताप पर 0 हो जाता है। मतलब डेल जी और डेल एच के मान के दोनों मानों में कमी आती है और लगभग पास में आते जाते हैं। कब? जब तापमान घटता जाता है और परम शून्य ताप पर इनमें क्या हो जाता है, ये आपस में बराबर हो जाते हैं। और हम इसमें लिमिटेशन लगाते हैं तो देखिए लिमिटेशन क्या हो रही है, टी टेम्परेचर का कितना है 0 केल्विन, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच। और हम बात करें गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पे, अगर T इक्वल टू 0 केल्विन रखें तो उस कंडीशन में क्या होगा डेल जी इक्वल टू डेल एच, या अगर मैं डेल जी में से डेल एच को माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा 0 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर अपने वैल्यू क्या आ रही है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों को घटाएंगे तो आपस में 0 हो जाएगा। उसी तरीके से हम ये लिमिटेशन यहाँ पर भी लगा सकते हैं। लिमिटेशन इस पर क्या लगाई, T का मान 0 केल्विन हो जाए तो उस कंडीशन में डेल जी इज इक्वल टू, जब डेल एच का लिमिटेशन क्या लगाएं T इज इक्वल टू 0 केल्विन, तो उस कंडीशन में डेल जी और डेल एच दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि परम शून्य ताप पर डेल जी व डेल एच के मान समान होते हैं या दोनों आपस में समान होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमेशा जो अपने कंपटीशन एग्ज़ाम है वहाँ पर भी पूछी जाती है, तो इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना है। आगे बात करें हम तो देखिए इसको प्रायोगिक रूप से भी दिखाया गया है। तो 1906 में नंस ने प्रायोगिक रूप से बताया कि डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर का मान तापक्रम कम होने पर कम होता जाता है। उनके अनुसार किसी संघनन तंत्र कंडेंस सिस्टम की बात कर रहा है वो, कि ताप को क्रमशः परम शून्य तक कम करने पर डेल्टा जी अपॉन डेल टी डेल पी का मान क्रमागत या उपगामी रूप से घटते हुए शून्य की ओर अग्रसर होता है। इसे ही नंस्ट का ऊष्मा सिद्धांत कहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो पद है उसका मान तापमान के कम होने के साथ साथ घटता जाता है। यही नंस्ट ने सबसे पहले बताया था गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के लिए। और इसको प्रायोगिक रूप से देखें तो डेल जी और डेल एच का मान देखिए, इधर की तरफ तो क्या हो रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है और इधर की तरफ क्या हो रहा है घट रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर में कमी आती जा रही है डेल जी भी इधर आता जा रहा है और डेल एच भी इधर आता जा रहा है और 0 केल्विन पर दोनों के मान क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो ये हम ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। इस तरीके से परम शून्य ताप पर न केवल डेल जी एवं डेल एच के मान परस्पर समान हो जाते हैं, बल्कि परम शून्य के
निकट ताप पर वे सने सने एक दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। चित्र 2.8 के अनुसार इसके मतलब सने सने मतलब धीरे धीरे आएंगे, ऐसा नहीं कि सीधे आ जाएंगे, ऐसा नहीं बोल होता है, हमेशा धीरे धीरे आते हैं और दोनों परम शून्य ताप पर आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। हम आगे बात करते हैं। नंस के सिद्धांत का गणितीय रूप को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। गणितीय रूप में कुछ भी नहीं लिखना है, इस पद में क्या लगा देना है, अपने को लिमिटेशन लगा देना होता है। अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या लगाई, यहाँ पे लिमिटेशन पहले पद में लगा दी, पहले पद में हमने ये लिमिटेशन लगा दी, द्वितीय पद में ये द्वितीय पद में कौन सी लिमिटेशन हो जाएगी, वो डेल एच में ये लिमिटेशन लगा देंगे कि टी कितना है 0 केल्विन, और प्रथम पद में टी इक्वल टू क्या है 0 केल्विन। तो उस कंडीशन में दोनों पद आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों पद आपस में इक्वल हो जाएंगे और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका 0 हो जाएगा। तो नंस ऊष्मा सिद्धांत का निष्कर्ष, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं या क्या निष्कर्ष निकलता है नंस के उसमें सिद्धांत से, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता है ये जो पद है वो थर्मोडायनेमिक्स के जो फंडामेंटल इक्वेशन है उनसे हमें आराम से निकल सकता है। या हम बात करें जब हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन देखी थी तो उसमें जो दूसरा पद था, हम सिंपल अगर इक्वेशन देखते हैं तो उसमें आता है डेल जी, उसमें सिंपल क्या आता है, डेल जी डेल एच माइनस टी डेल एस। अब वहाँ पर अगर टी तो था ही सरी और डेल एस की जगह कौन सा पद था, ये वाला पद था, तो माइनस डेल एस की जगह कौन सा पद आ रहा है, ये वाला पद। तो डेल एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसको हम निकाल भी सकते हैं इस तरीके से। तो अब हमें ये पता है, लेकिन डेल एस का जो मान होता है, अगर हमें पता था कि जब टी टेम्परेचर 0 केल्विन है तब डेल एस यानी एंट्रोपी में परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि उस समय एंट्रोपी का मान क्या होता है 0। तो उस कंडीशन में हम अगर ये कंडीशन लगाते हैं तो ये इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मतलब कोई किसी भी तरीके का एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। S2 इजिक्वल टू S1, मतलब जो S1 S2 और आपस में S2 इजिक्वल टू S1 मतलब 0 केल्विन पे एंट्रोपी में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है। या दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, परम शून्य के क्षेत्र में मतलब विसिनिटी ऑफ एब्सोल्यूट 0 सारे प्रक्रम बिना एंट्रोपी परिवर्तन के होते हैं। ये नंस ऊष्मा सिद्धांत का दूसरा कथन है। फर्स्ट कथन तो क्या हुआ, डेल एच और डेल जी बराबर हो जाते हैं और डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पे की वैल्यू कम होती है ताप घटने के साथ साथ। दूसरा है परम शून्य के क्षेत्र में सारे प्रक्रम बिना एंट्रोपी परिवर्तन के होते हैं। और अब हम इसके आगे बात करें तो देखिए, आगे हम जानते हैं Cp व H में परिवर्तन किस प्रकार है। मतलब आप जब कांस्टेंट प्रेशर पर ऊष्माधारिता का अपन मान देखते हैं तो हमारे रिलेशन आती है, ये इस इक्वेशन से हमारे पास रिलेशन आती थी, ये इक्वेशन है। अब हमें पता है वही वाली बात कि जब हम इसमें लिमिटेशन लगा देंगे, क्या लिमिटेशन लगाएंगे, लिमिटेशन अपन ने लगाई टी की वैल्यू आई रही है 0, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है कि 0। तो जब ये 0 है तो मतलब डेल Cp भी 0 हो गया, और डेल Cp क्या है, कांस्टेंट प्रेशर में ऊष्माधारिता में परिवर्तन है। तो इसके अकॉर्डिंग ऊष्माधारिता में भी किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा 0 केल्विन टेम्परेचर पर, मतलब परम शून्य के आसपास ऊष्माधारिता अपरिवर्तित रहती है। यह भी नंस ऊष्मा सिद्धांत का महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। तो अब हमने 3 निष्कर्ष पढ़े। पहला तो ताप घटने के साथ डेल जी एवं डेल एच के मान लगभग बराबर हो जाते हैं, एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, और डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर का मान ताप घटने के साथ हमेशा घटता जाता है। दूसरा हमने निष्कर्ष निकाला था, क्या निष्कर्ष निकाला था कि जो परम शून्य ताप पर सारे पद बिना एंट्रोपी परिवर्तन के होते हैं, मतलब डेल एस इज इक्वल टू क्या होती है 0 होती है। और तीसरा निष्कर्ष हमने निकाला कि परम शून्य ताप के आसपास ऊष्माधारिता अपरिवर्तित रहती है। इस तरीके से हमने आज नंस ऊष्मा सिद्धांत और तृतीय नियम कंप्लीट किया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।